एपिसोड 266। विवान का दुखी होना। तो दोस्तों, अब तक आपने पिछले एपिसोड में सुना कि कैसे किया मीटिंग में गई हुई थी और वहां पर वह लास्ट में पकड़ी जाती है। फिर किसी तरह अपनी जान बचाकर वह वहां से निकलती है। साथ में उसके रेहान भी होता है, क्योंकि रेहान को भी पता चल चुका होता है कि यह किया थी, इसलिए वह भी उसकी मदद करता है। फिर दोनों अपने विला आ जाते हैं और वहां थोड़ी देर क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। अब आगे किया को देश से बाहर जाना था। इस वजह से किया जल्दी जल्दी अपने सारे काम को खत्म करना चाहती थी, क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसे वहां पर कितने दिन लग जाएंगे। जाहिर सी बात थी, उसका काम ही ऐसा था जिसे यह नहीं पता था कि वह कितने दिन तक वहां रुकने वाली है। अभी वह अपना काम कर रही थी कि तभी उसे फोन के रिंग की आवाज उसके कानों में सुनाई पड़ती है। जैसे ही वह अपनी नजरें उठाकर देखती है तो वहां पर उसकी मां का नाम शो हो रहा था। वह भी अपना फोन रिसीव करती है, क्योंकि उसे पता था कि उसकी मां उससे परेशान हो रही होगी। कुछ दिन से वह अपनी मां से बिल्कुल भी बात नहीं कर पाई थी, इस वजह से वह उन्हें और ज्यादा नहीं परेशान कर सकती थी। जैसे ही फोन रिसीव होता है, दूसरी तरफ से उसकी मां की प्यारी सी आवाज उसके कानों में सुनाई पड़ती है। बेटा किया, तुम अभी क्या कर रही हो? क्या तुम फ्री हो? और क्या तुम आज घर आ सकती हो? कितने दिन हो गए लगातार काम कर रही हो? थोड़ा सा रेस्ट ले लो बेटा। मुझे पता है कि तुम इस वक्त बहुत ज्यादा बिजी हो। अमन ने मुझे सारी बातें बता दी है, लेकिन बेटा काम के साथ साथ तुम्हें थोड़ा आराम भी करना चाहिए। पिया को बहुत ही अच्छा लग रहा था उसकी मां का इस तरह से परवाह करना, लेकिन किया अभी बिल्कुल भी आराम नहीं कर सकती थी, क्योंकि अब तो उसे और ज्यादा काम करना पड़ेगा इन 2 दिनों के अंदर, क्योंकि वह 2 दिन बाद आउट ऑफ इंडिया होगी। इस वजह से वह नहीं चाहती थी कि उसके जाने के बाद उसका कोई भी काम रुके। वह अपनी मां को भी मना नहीं कर सकती थी। उसे पता था कि जब तक उसकी मां उसे भेंट नहीं लेगी, वह चैन से नहीं बैठेगी। इसलिए वह बिना किसी बहानेबाजी के तुरंत ही कह देती है कि माँ ठीक है, मैं थोड़ा सा टाइम निकाल कर घर आ जाऊंगी। तो मेरे पास बिल्कुल भी ज्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि मेरे पास अभी बहुत सारे काम है। उनकी माँ भी अच्छे से समझ रही थी। राश्वरी जी अपनी बेटी से कहती है कि बस बेटा थोड़ा सा वक्त, तुम आ जाओ घर, उसके बाद फिर चली जाना और अपने काम पूरा कर लेना। मेरा भी मन कर रहा है एक बार से मिलने का। किया उन्हें ओके कर देती है। फिर तभी अचानक से उसे याद आता है कि अरे कार रेस होने वाली है, और उसने 1 महीने पहले विवान से वादा किया था कि उसे भी वह अपने साथ ले जाएगी, क्योंकि विवान बहुत ही बड़ा फैन था कार रेसिंग का और वह किसी भी कीमत पर वहां जाना चाहता था। उसने पहले ही अपनी बहन से कह दिया था कि उसे वह लेकर जाएगी, धोखा नहीं देगी। इस वजह से पिया को अब घर तो जाना और भी ज्यादा जरूरी हो गया था। अगर वो बिना बताए चली जाती है अपने भाई से, तो उसका भाई उससे बहुत ज्यादा नाराज हो जाएगा। यही सब सोचकर किया जल्दी जल्दी अपना काम खत्म करने लगती है। दूसरी तरफ विवान अपने कॉलेज में था। उसे नहीं पता था कि यह उसे अपने साथ अभी ले जाने वाली है, इसलिए वह आराम से एंजॉय कर रहा था। फिलहाल विवान अपने दोस्तों के साथ कैंटीन में बैठा था। तभी इसके दोस्त बताते हैं कि आने वाले हफ्ते में कार रेसिंग होने वाली है, जिसका हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। क्या तुम भी जाने वाले हो? उनकी बातों को सुनकर विवान को याद आ जाता है कि हाँ, उसने पहले ही अपनी दी को कह दिया था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी, क्योंकि इस वक्त उसका भाई हॉस्पिटल में था और उसकी दी इस समय बहुत ही ज्यादा व्यस्त थी। वह अपने दोस्तों से कहता है कि नहीं यार, वो शायद इस बार मैं ना जा पाऊं, क्योंकि जिसके साथ मुझे जाना था वह शख्स अभी बिल्कुल भी फ्री नहीं है। वह बिल्कुल भी नहीं बताना चाहता था अपने दोस्तों को कि वह अपनी दीदी के साथ जाने वाला था। तो उसके दोस्त बोलते हैं कि कोई बात नहीं, तुम हमारे साथ चलो, हम वहां अच्छा एंजॉय करेंगे। लेकिन वह मना कर देता है और बताता है कि मैं अभी नहीं जा सकता हूं, मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम है। वह बिल्कुल भी यह नहीं बता सकता था कि उसके भाई की तबीयत खराब है, क्योंकि इन बड़े लोगों के दुश्मन भी बहुत ही ज्यादा होते हैं। उनके दुश्मनों को पता चल गया कि अक्षत की कंडीशन क्या है, तो वह उसका पूरा फायदा उठाएंगे। इस वजह से वह उन लोगों को कुछ भी नहीं बताता है और बस सिंपल ही मना कर देता है।
वहीं उसके दोस्त बहुत ही आश्चर्य थे क्योंकि पिछले 6 महीनों से विवान ही उन लोगों को लगातार फोर्स किए जा रहा था कि उसे फॉर्मूला वन किंग रॉयल कार रेस देखने जाना है। इसलिए वह भी उनके साथ चले और जब ये लोग पूरी तरह से तैयारी कर चुके हैं तो कैसे वह बीच समय पर उनसे पल्ला झाड़ रहा है। उन लोगों को विवान पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वही उसका दूसरा दोस्त बोलता है कि यह क्या बात हुई विवान, तू हम लोगों को पहले से ही तैयार करके अब मना कैसे कर सकता है। वही वीरान बेचारा तो उस समय बहुत ही बड़ी कसमकस में था। वो कहीं पिछले 6 महीनों से बेसब्री से इस दिन का इंतजार कर रहा था, लेकिन अब जाने की बारी आई तो सिचुएशन ही ऐसी हो गई है कि वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। अगर सिचुएशन कुछ और होती तो वह किया से जाने की जिद जरूर करता, लेकिन वह इतना भी सेल्फिश नहीं था कि खुद के एंजॉयमेंट के लिए वह अपने भाई बहन की परवाह ना करे। इसलिए वह कुछ नहीं बोलता और कहता है कि बस यूं ही कुछ प्रॉब्लम है जिस वजह से मैं नहीं जा सकता। तुझे तो पता होगा, इसलिए अगर मेरी प्रॉब्लम बड़ी ना होती तो मैं इसके लिए कितना ज़्यादा एक्साइटेड था और मैं वहाँ जरूर जाता, लेकिन अभी मैं नहीं जा सकता हूँ। उसकी बात को सुनकर उसके दोस्त का भी मुंह लटक जाता है क्योंकि वह अगर नहीं जाएगा तो वह लोग ऐसे अच्छे से एंजॉय करेंगे। वही तो सबसे ज्यादा नटखट और चंचल था जो हर समय सबको हंसाता रहता था। उन्हें पता था कि विवान किस फैमिली से है, इसलिए सभी लोग उसके साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार करते थे, जिस वजह से वह सबके बीच काफी ज्यादा पॉपुलर था। वहीं विवान अब उनके पास और नहीं बैठना चाहता था क्योंकि उसे पता था कि अगर वह इसी तरह बैठा रहा तो ये लोग बार बार उससे वही क्वेश्चन करेंगे, जिसे सुनकर उसे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगने वाला था। इस समय वाकई में विवान का दिल टूट गया था कि वह रेस देखने नहीं जा पाएगा, लेकिन वह कुछ कर भी नहीं सकता था। वह तुरंत ही वहां से अपने घर के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ मयंक और रेहान इस समय अपने ऑफिस में थे। वह लोग एक दूसरे से अभी बातें ही कर रहे थे, तो तभी अचानक से मयंक कहता है कि रेहान, अब तो हमें पता चल चुका है कि वह जड़ी बूटी किस ऑप्शन में और कहां पर मिलेगी, तो अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। वहीं उसकी बातों को सुनकर रेहान भी हाँ कह देता है। वह कहता है कि तुम क्या चाहते हो। मयंक कहता है क्या हमें वहां चलना चाहिए। तभी रेहान उसे मना करता है और कहता है कि नहीं, हम लोग वहां नहीं जाएंगे क्योंकि तुम्हें तो अच्छे से पता है कि इस वक्त यहाँ पर माफिया की मीटिंग होने वाली है और बहुत सी चीजें सप्लाई होने वाली है, वेपन की सप्लाई भी होने वाली है। इस सिचुएशन में हम वहां नहीं जा सकते हैं। उसकी बातों को सुनकर मयंक को थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वह रेहान से कहता है कि रेहान, तुम ये क्या कह रहे हो। मेरे भाई की जिंदगी से वही बढ़कर तुम्हें ये वेपन की सप्लाई की पड़ी है। उसकी बातों को सुनकर रेहान उसे कूल डाउन करने को कहता है और कहता है कि शांत हो जाओ। तुम शायद भूल रहे हो कि वहां तुम्हारा एक और भाई रहता है। तुम अपने उस भाई को भूल गए क्या। वह सबसे ज्यादा ताकतवर है, शायद तुमसे भी ज्यादा ताकतवर। तो तुम यहां से जाकर वहां तक क्यों परेशान होने वाले हो। उसे कह दो, वह सब कुछ एडजस्ट कर देगा। वह उसका इलाका है, उसे सब कुछ पता है। उसकी बातों को सुनकर अचानक से मयंक के आंखों में चमक आ जाता है। वह सोचता है कि मैं कैसे भूल गया। इतना सोचकर वह तुरंत ही फोन उठाता है और एक नंबर डायल कर देता है। थोड़ी ही देर में दूसरी तरफ से फोन रिसीव किया जाता है। उधर से एक बहुत ही कड़क आवाज आती है, हेलो। उसके बाद मयंक उससे बातें करना शुरू कर देता है और एक एक कर वह पूरी बात उसे बता देता है। वह मयंक से थोड़ा नाराजगी से बोलता है कि इतना सब कुछ हो गया क्या, तुम मुझे कब बताने वाले थे। तो मयंक कहता है कि इतना ज्यादा गुस्सा क्यों हो रहे हो। ये सब कुछ इतना अचानक से हुआ कि मुझे तुम्हें बताने का मौका भी नहीं मिला, और मुझे लगा कि शायद तुम्हें पता हो। तो वह उससे गुस्से में बोलता है कि हाँ, तुमने नहीं बताया लेकिन मुझे पता है। तभी मयंक मुस्कुराते हुए बोलता है कि इसीलिए तो मैंने तुम्हें नहीं बताया क्योंकि मुझे अच्छे से पता था कि तुम्हें ये सब पता होगा। वह उससे नाराजगी भरे टोन में बोलता है कि ठीक है, आगे से मैं भी तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा और समझ लूंगा कि तुम्हें सब कुछ पता है। उसकी बात को सुनकर मयंक थोड़ा हड़बड़ा जाता है और कहता है, अरे अरे, ये तुम क्या कह रहे हो। ठीक है, सॉरी, इस बार गलती हो गई। अब से मैं तुम्हें सारी बातें बताऊंगा।
फिलहाल तुम मेरी बातों को अच्छे से समझ गए हो ना। वो बोलता है कि तुम टेंशन ना लो, मैं सब कुछ यहाँ संभाल लूंगा। बस तुम भाई के हेल्थ की परवाह करो। भाई को जल्दी से ठीक होना है। मैं इस तरह से भाई को नहीं देख पाऊंगा। वह तो हमेशा मुझे अपने डेविल अवतार में ही अच्छे लगते हैं। उसकी बात को सुनकर मयंक भी थोड़ा भावुक हो जाता है। उसका भाई जो कि इतना खतरनाक था, आज वह बेड पर किसी रोगी की तरह पड़ा है। और सबसे बुरी बात तो यह है कि जिन आंखों को दिखाकर वह बड़े से बड़े लोगों को अपने कंट्रोल में करता था, आज उसके पास वही आंखें नहीं रह गई है। जैसे ही मयंक ये सब सोच रहा था तो वह थोड़ा भावुक हो जाता है और उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। इस तरफ का सन्नाटा इतना ज्यादा था कि उसका एहसास उसके भाई को भी हो गया था। वह कहता है कि डोंट वरी भाई, तुम टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वैसे क्या मैं अपनी बहन के बारे में जान सकता हूँ, और क्या तुम मुझे उसकी एक पिच दोगे? मयंक तुरंत ही अलर्ट हो जाता है और कहता है कि अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हें उसकी एक भी फोटो नहीं भेजने वाला हूँ। ये तो तुम्हारी गलती है और तुम्हारा पनिशमेंट है जो तुम आज तक उससे मिलने नहीं आए। और मैं सच कहता हूँ, जब तुम उससे मिलोगे ना तो तुम इतना पछताओगे कि तुम खुद भी सोच नहीं सकते हो। आगे मैं उसके बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं बताने वाला हूँ। तुम्हें जो भी जानना है तुम्हें यहाँ आकर ही जाना होगा, और माँ भी तुमसे बहुत ज्यादा नाराज है। क्योंकि इतने दिनों से हमारी बायोलॉजिकल सिस्टर आई है, पर तुम उससे एक बार भी मिलने नहीं आए। और उससे भी बड़ी बुरी बात तो यह है कि तुमने उससे एक बार भी बात करने की भी कोशिश नहीं की। ऐसा लगता है जैसे कि उन्हें अपनी बायोलॉजिकल सिस्टर से कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ अभी सामने वाले भाई को यह नहीं पता था कि उसकी बायोलॉजिकल सिस्टर की कितनी आइडेंटिटी है, और वाकई में वह कौन है। वह तो सोचता है कि वह गांव से आई सिंपल सी लड़की है, क्योंकि उसके आने की जानकारी जब उसे हुई थी तो उसने अपनी तरफ से अपने इस बहन के बारे में पता लगाया था, और उसे भी वही सब पता चला था जो बाकी के भाइयों को पता चला था। इस वजह से वह उसे गांव की आई बिल्कुल सिंपल सी लड़की समझता था, शायद जिसे अच्छे से रहने और पढ़ने भी नहीं आता हो। शायद यही बात थी जो अभी तक उसने अपनी इस बहन में इंटरेस्ट नहीं दिखाया था। उसके मन में भी वही ख्याल आ रहा था जो ख्याल अब तक इसके भाइयों के मन में था। वही ख्याल अब इस वाले भाई के भी मन में था। तो दोस्तों, अब आगे बहुत ही मजा आने वाला है, क्योंकि जब ऐसी सोच रखने वाले इस भाई को अपनी बहन की रियल आइडेंटिटी पता चलेगी तो इसका क्या हाल होगा, और अब आगे इन लोगों की मुलाकात कैसे होगी, जानने के लिए चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड 267, किया का घर आना और विवान की खुशी। दोस्तों, अब तक आपने पिछले एपिसोड में सुना किस तरह मयंक अपने भाई से बात करता है और उसे वह जड़ी बूटी लाने के लिए कह देता है। तभी उसका भाई अपनी सिस्टर के बारे में पूछता है, पर मयंक उसे कुछ नहीं बताता है और कहता है कि यह तुम्हारी पनिशमेंट है। वह भी ज्यादा रिक्वेस्ट नहीं करता है, क्योंकि उसे अपनी बायोलॉजिकल सिस्टर से ज्यादा कोई लगाव नहीं था। शायद यही वजह था कि वो उससे मिलने भी अभी तक नहीं आया था। अब आगे किया अपना काम जल्दी जल्दी कर रही थी, लेकिन तभी अचानक उसे आता है कि अरे काफी देर हो गया है, मॉम ने मुझे बुलाया है, उसे घर जाना चाहिए। और तुरंत ही अपना काम बंद करती है और जल्दी से फ्रेश हो तैयार होकर अपने घर के लिए निकल जाती है। अगर उसने थोड़ा ही वक्त इधर उधर लगाया तो उसे बहुत टाइम लग जाएगा, इस वजह से वह बहुत ही जल्दी जल्दी कर रही थी। दूसरी तरफ अभी तक विवान भी अपने घर पहुंच चुका था। आज उसका भी चेहरा लटका हुआ था, क्योंकि वह अपने फेवरेट रेस में जो जन नहीं जा पा रहा था। वह बस घर आता है और शांति से अपने रूम में चला जाता है। उसकी माँ देखती है कि वह तो उससे कुछ बोल भी नहीं रहा, उसे कुछ समझ नहीं आता, तो वह अपना कंधा उछका देती है। सोचती है कि वो कॉलेज से आया है तो शायद थका होगा। इतना कहकर वह किचन में चली जाती है। उसकी बेटी जो आने वाली थी तो उन्हें अच्छे अच्छे डिश बनाने थे। आखिर में उनकी बेटी इतना सारा काम करती है और वो थक कर आ रही है, तो कम से कम उनकी माँ उन्हें अच्छा अच्छा खाना तो खिला ही सकती है, अपने हाथों से बनाकर। इस वजह से उन्हें सुबह से ही किया की पसंद की डिश बनाने में लगी हुई थी। थोड़ी ही देर में किया अपने घर पर पहुंच जाती है। इस समय घर पे कोई नहीं था सिवाय उनकी माँ के और विवान के, क्योंकि पापा और अमन तो हॉस्पिटल गए हुए थे। अक्षत के पास किया चुपचाप घर के अंदर आती है।
सर्वेंट जैसे ही देखती है तो वह उन्हें ग्रीट करती है और कहती है मैडम आ गई। मैं बड़ी मैडम को बता देती हूँ। किया उन्हें कहती है कि ठीक है, मैं अभी अपने रूम में जा रही हूँ, क्योंकि इस समय किया के हाथ में कुछ सामान होता है जिसे वह अपने साथ ले जाने वाली थी, इसलिए सीधा पिया अपने रूम की ओर निकल जाती है। घर में बहुत ज्यादा सन्नाटा था। किया इस चीज को नोटिस कर रही थी, लेकिन वो कुछ नहीं कहती क्योंकि उसे पता था कि इस समय बाकी लोग कहाँ होंगे। वह अपने रूम में जाती है, अपने सामान को आराम से निकाल कर अपने कबोर्ड में रख देती है। वैसे उसे यहाँ लॉक करने की कोई जरूरत नहीं था, क्योंकि अभी फिलहाल इस समय यहाँ कोई नहीं था और किसी को भी उसके रूम में आने की परमिशन नहीं थी। खासकर उसके भाइयों और उसके मम्मी पापा ने ये हिदायत सबको दे रखी थी कि कोई भी बिना परमिशन के रूम के अंदर एंटर नहीं करेगा। इस वजह से किया पूरी तरह से निश्चिंत थी और फिलहाल वो इतना जरूरी भी नहीं था जिसे उसे लॉकर में रखना पड़े। वरना किया इतनी लापरवाह भी नहीं थी कि वह अपने सामान को यूं ही खुला रख दे। वैसे यहाँ अमायरा नाम की एक आफत थी जो अब जा चुकी थी, इसलिए किया निश्चिंत हो गई थी। वहीं किया अपना सामान रखकर और अपनी कुछ फाइलों को अपने साथ लेकर नीचे आ जाती है, क्योंकि वह जब तक नीचे अपनी माँ के पास रहेगी तब तक वह थोड़े बहुत अपने काम को भी चुप करती रहेगी। उसके पास टाइम बहुत कम था, इसलिए वह बिल्कुल भी लापरवाह नहीं हो सकती थी। जैसे ही वह नीचे आती है तो देखती है कि उसकी माँ इस समय टेबल पर खाना लगा रही थी। वह प्यार से आकर पीछे से अपनी माँ को गले लगा लेती है और कहती है, माँ आप कैसी हो? इसकी प्यारी सी आवाज सुनकर रास्त्री जी के होठों पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है और कहती है कि बेटा मैं बहुत अच्छी हूँ, लेकिन तुम बताओ तुम कैसी हो? देखो तो मेरे बच्ची कितनी ज्यादा दुबली हो गई है। पर प्यार से किया के बालों पर हाथ फेरते लगती है और कहती है कि तुम इस समय बहुत ज्यादा मेहनत कर रही हो और शायद इसी वजह से तुम इतनी दुबली नहीं हो गई हो। उन्हें कहती है क्यों माँ, मैं दुबली नहीं हुई हूँ, मैं ठीक हूँ। अभी उनकी बातों को सुनकर रास्त्री जी कहती है, नहीं बच्चा, मुझे पता है इस समय तुम्हें कितना ज्यादा मेहनत करना पड़ रहा है। फिक्र ना करो, जल्दी तुम्हारा भाई ठीक हो जाएगा, तब मैं उससे कहूंगी कि वह तुम्हें रिपे करें। अपनी माँ की बातों को सुनकर किया उनसे प्यार से कहती है कि मॉम बस भाई ठीक हो जाए यही मेरे लिए बहुत है और मुझे उनसे कुछ नहीं चाहिए। उसकी बातों को सुनकर उसकी माँ भी मुस्कुरा देती है और कहती है कि बच्चा लो आओ बैठो। तो देखो मैंने तुम्हारी पसंद का सारा खाना बनाया है। मुझे पता है कि मेरी बेटी कितना ज्यादा मेहनत करती है, इसलिए तुम इसे टेस्ट करो और बताओ कि मैंने कैसा खाना बनाया है। पिया बोलती है कि माँ ने बना तो अच्छा ही होगा। ये भी उनकी बातों को सुनकर मुस्कुरा देती है। तभी किया पूछता है कि माँ बाकी लोग कहाँ गए हैं, तो राजश्री जी किया से बताती है कि अमन और डैड हॉस्पिटल के लिए गए हैं। फिर वह पूछती है कि विवान कहाँ है, तो वह बताती है कि विवान अभी भी कॉलेज से लौटा है, पर लगता है वो बहुत ज्यादा सैड है। तो उसका चेहरा बहुत ज्यादा उतरा हुआ था और वो बिना कुछ बोले ही अपने रूम में चला गया। किया को महसूस हो गया था कि विवान क्यों सैड होगा, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि पिछले कई दिनों से विवान उसे जाने के लिए बोल रहा था। और अभी जब वक्त नजदीक आ गया तो विवान ने उससे एक बार भी कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की, ना ही उसे एक बार भी परेशान किया। किया को समझ आ रहा था कि ऐसा क्यों है। इस वजह से किया बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं अभी उससे बात कर लूंगी। उसकी माँ भी उसे हाँ में सर हिला देती है और कहती है कि बेटा इस डिश को ट्राई करो, ये डिश मैंने खास तुम्हारे लिए बनाई है। जब अपनी माँ के द्वारा निकाला गया वह डिश ट्राई करती है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। वो कहती है कि हाँ माँ, वाकई में ये बहुत ही अच्छा है। उसकी बातों को सुनकर किया के माँ के होठों पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। आखिर में किसे नहीं अच्छा लगेगा कि उसके बनाए खाने को उसके बच्चे बड़े ही चाव के साथ खाए हैं। थोड़ी देर में किया अपना पूरा खाना फिनिश कर लेती है। तब वह अपनी माँ से कहती है कि माँ मैं जाती हूँ विवान के कमरे में और थोड़ा उससे बात करके आती हूँ। पता तो चले हमारे नवाबजादे किस लिए इतना ज्यादा सैड हैं। उसकी बातों को सुनकर पिया की माँ भी मुस्कुराने लगती है और कहती है कि हाँ बेटा जाओ देखो, तब तक मैं इधर का काम देख लेती हूँ। किया भी हाँ में सर हिला देती है और तुरंत ही विवान से मिलने के लिए उसके रूम में चली जाती है। वैसे ही विवान के रूम में जाती है तो वह देखती है कि विवान अपने तकिए में अपना मुंह छिपाकर लेटा है। यानी हद है यार,
ये तो लड़की बन गया है। किया को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि बीमार इस तरह लड़कियों सा रिएक्ट करेगा। अगर वह नहीं जा पा रहा है तो उसे कोशिश करनी चाहिए, ना कि इस तरह लड़कियों की तरह तकिया में अपना मुंह छुपाकर बिस्तर पर लेटना चाहिए। किया उसके दरवाजे को 2 से 3 बार नॉक करती है। जब विवान नहीं उठाता तो किया को लगता है शायद वो सो गया है। फिर पिया रूम के अंदर एंटर कर जाती है। फिर वह यही तो नहीं आ रहा है बेवकूफ लड़की, यह जाएगा। प्यार से विमान के सर पर हाथ फेरते हुए कहती है, विवान तुम क्या कर रहे हो, क्या सो रहे हो। जैसे ही अपनी बहन की आवाज विवान के कानों में जाती है वह तुरंत ही अपना सर उठाकर देखता है तो सामने किया को पाता है। वो मुस्कुराकर उठकर बैठ जाता है। किया देखती है कि उसकी आंखें लाल थी। यहाँ आप लोग ये बिल्कुल नहीं सोचा कि और रोने की वजह से अपनी आंखों को लाल कर बैठा है, बल्कि यह तो ना जाने का दुख, अपनी किसी फेवरेट चीज को ना पाने का दुख था। ये तो आप सबको पता ही होगा कैसा होता है। पिया उससे प्यार से पूछती है कि विवान क्या हुआ, तुम इतने सैड सैड क्यों देख रहे हो। तो वह मुस्कुरा कर कहता है, अरे नहीं दी, मैं कहाँ सैड हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो वह कहती है, तुम्हारी आंखें क्यों इतनी लाल है। तब विवान बताता है कि मुझे थोड़ी थकान महसूस हो रही थी, शायद इसलिए हो गया होगा। किया मुस्कुराने लगती है। अपनी बहन को इस तरह मुस्कुराता हुआ देखकर विवान को समझ नहीं आता कि क्यों इस तरह से मुस्कुरा रही है। तो वह पूछता है कि क्या हुआ दी, आप क्यों इस तरह से मुस्कुरा रही हो। तो वह कहती है कि कुछ नहीं, बस मैं देख रही हूं कि मेरा भाई कितना ज्यादा बुद्धू है। उसकी बातों को सुनकर विवान अपना मुंह बना लेता है और कहता है, क्या अभी मैं आपको बुद्धू दिखता हूं। अरे आपको नहीं पता है, मैं बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट हूं। तो वह कहती है कि अच्छा, इतने ज्यादा इंटेलिजेंट है तो क्या तुम्हें नहीं पता है कि किंग रॉयल रेस पास आ गया है। तो वह अपना मुंह बनाकर बोलता है कि हाँ मुझे ये पता है, पर मुझे पता है कि आप नहीं जा पाओगी क्योंकि इस वक्त आप बहुत बिजी हो और आपके पास बहुत सारा काम है। अक्षत भाई की भी तबीयत खराब होगी जिसके लिए आप इतनी मेहनत कर रही हो, इस वजह से मुझे लगा कि आप नहीं जाओगी। तो उसके आगे किया बोलती है, और इसी वजह से शायद तुमने मेरे पास एक बार भी कॉल करके नहीं पूछा। तो वह अपना सर हाँ में बच्चों की तरह हिला देता है। उसकी बातों को सुनकर किया हंसने लगती है और कहती है कि मैं इसलिए तो कह रही हूँ कि तुम बहुत बुद्धू हो। तो विवान को बिल्कुल भी समझ नहीं आता और वह आश्चर्य से क्रिया की ओर देखने लगता है। तो वह प्यार से उसके गालों को पिंच करते हुए कहती है कि जब मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगी तो तुम कैसे सोच सकते हो कि तुम्हारी बहन ये वादा तोड़ देगी। उसकी बातों को सुनकर विवान का मुंह खुल जाता है और वह आश्चर्य से अपनी दी को देखने लगता है और अटकती हुई आवाज में पूछता है, क्या तुम सच में मुझे वहां ले जाओगी। किया भी अपना सर हाँ में हिला देती है। अब तो विवान के खुशी का ठिकाना नहीं होता। वह जोर से अपनी बहन को गले लगा देता है और इतनी जोर से लगाता है कि किया और विवान दोनों साथ बिस्तर पर गिरते हैं। और विवान इस समय बहुत ज्यादा हंस रहा था और थैंक यू भी बार बार बोले जा रहा था। इसके इतना ज्यादा खुश देखकर किया को बहुत ही अच्छा लगता है। विवान इस समय उसे बहुत ज्यादा जोर से गले से लगा रखा था। तभी किया बोलती है कि अरे बच्चा, अब मुझे छोड़ दो, वरना तुम तो मेरी जान ही निकाल लोगे, फिर हम वहां कैसे जाएंगे। उसकी बातों को सुनकर विवान को समझ आता है कि वो क्या कर रहा है और वह तुरंत ही अपनी बहन को छोड़ देता है और बोलता है, अरे नहीं नहीं दी, ये आप क्या कह रही हैं। भला मैं आपको मरने कैसे दे सकता हूँ, मैं आपका भाई हूँ, मैं आपकी हमेशा रक्षा करूंगा, आप सबसे पहले मुझे ही अपने सामने पाएंगी। इस बात को सुनकर किया जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है, बेवकूफ, पहले खुद की रक्षा करना तो सीख लो, अभी भी बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह ही हो। किया की बातों को सुनकर विवान का तो मुंह ही बन जाता है। क्या वह सच में अभी छोटा बच्चा है, पर वह बड़ा हो चुका है। लेकिन वह सोचता है कि हाँ, वह सच में अभी अपनी दी की तरह स्ट्रांग नहीं है। वह मन में ही सोचता है कि मैं जल्दी ही दी की तरह ही स्ट्रांग बन जाऊंगा, फिर मैं हमेशा अपनी दी की रक्षा करूंगा। तो वह कहता है कि दी, कोई बात नहीं कि मैं आपकी तरह स्ट्रांग हो जाऊंगा तो मैं आपकी सुरक्षा करूंगा। किया कहती है कि ठीक है, अब तुम जाने की तैयारी कर लेना, हम 2 दिन बाद में जाने वाले हैं। किया की बातों को सुनकर विवान आश्चर्य से पूछता है, क्या 2 दिन बाद, पर वह रस तो 1 हफ्ते बाद होने वाली है। तो वह कहती है कि हाँ, क्या तुम्हें वहां घूमना नहीं है। तो वह कहता है कि दी, यह बात नहीं है, इस समय मेरा असाइनमेंट जमा हो रहा है।
तो प्रिया को भी लगता है कि हाँ, उसकी पढ़ाई का भी तो लॉस हो जाएगा। तो वह सोचती है कि कोई बात नहीं, तुम तैयारी कर लेना। मुझे थोड़ा अपने काम की वजह से जल्दी जाना पड़ेगा, इसलिए मैं पहले निकल जाऊंगी और तुम्हें बाद में मैं बुला लूंगी। उसकी बात को तो सुनकर विवान भी खुश हो जाता है। अब उसकी सारी प्रॉब्लम दूर हो चुकी थी। इतने दिनों में वह अपना असाइनमेंट भी पूरा कर लेगा और वहां जाने के लिए भी बिल्कुल फ्री हो जाएगा। तो वह कहता है ठीक है, पर मैं किसके साथ आऊंगा? तो वह कहती है इसकी टेंशन तुम ना लो, बस तुम अपनी तैयारी पूरी रखना और जब मैं तुम्हें कॉल करूंगी तो तुम निकल जाना। कहता है कि ठीक है दी, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। इतना कहकर वह जल्दी से पिया के गालों पर किस कर लेता है। तब किया करती है कि अब तुमने मुझे एक किस दिया है, इसके बदले में मैं भी तुम्हें किस करूंगी। इतना सुनकर विवान के तो गाल ही लाल हो जाते हैं और वह शर्माने लगता है। तो प्रिया उसके गाल खींचते हुए, तुमने मुझे किस किया तो इतनी शर्म नहीं आई थी? तो वह बोलता है कि वो तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहा था, जिस वजह से मैंने आपको किस कर लिया। पर मैं इतना बोलकर वह चुप हो जाता है। किया उसका इस तरह से लाल हुआ शर्माता चेहरा देखकर जोर जोर से हंसने लगती है और सोचती है सच में मेरा ये पागल भाई एकदम से बच्चा है, कब बड़ा होगा। इतना सोचकर वह हंसते हुए उसके रूम से चली जाती है। वही विवान अपना दोनों हाथ अपने गाल पर रखे हुए अपनी दी को जाते हुए देख रहा था। थोड़ी देर बाद किया अगले रूप में होती है और उसकी माँ अपने हाथों पे तेल लेकर उसके आगे पीछे घूम रही होती है। बार बार कह रही थी कि किया बच्चा, मैं तुम्हारे सर को तेल लगा दूं। देखो तुम कितना ज्यादा काम करती हो तो तुम्हारे दिमाग में असर पड़ेगा। किया अपनी माँ से बोलता है नहीं माँ, कोई भी असर नहीं पड़ेगा, आप बेवजह ही परेशान हो रही हो। वहीं उसकी माँ बोलती है नहीं बच्चे, मैं लगा लूंगी तो तुम्हारे सर को आराम मिलेगा। जब किया देखती है कि अब उसकी माँ नहीं मानने वाली है तो वह भी कुछ नहीं कहती है और अपनी माँ को जैसा कर रही थी वैसा ही करने देती है। वही उसकी माँ किया को सोफे के सामने बैठा देती है और खुद सोफे पर बैठ जाती है। उस वक्त किया सोफे के सामने नीचे जमीन पर बैठी हुई थी। वही उसकी माँ सोफे के ऊपर बैठकर किया के बालों में तेल लगा रही होती है। किया को बहुत ही अच्छा लग रहा था। वह इतने अच्छे से तेल लगा रही थी कि किया बैठे बैठे ही सो जाती है। जब एक बहुत देर हो जाता है तो राजश्री जी सोचती है कि आखिर में अभी तक तेल नहीं लगवा रही थी, लेकिन अब यह मना भी नहीं कर रही है। जब वह किया को हिलाकर देखती है तो वह सो चुकी थी। अपनी बेटी को इस तरह से सोता हुआ देखकर राजश्री जी के होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है। आखिर में अब जाकर उसकी बेटी को सुकून की नींद आएगी। वह तुरंत ही किया को थोड़ा साइड करती है। अब वह सोचने लगती है कि मैं इसे कैसे बेड पर ले जाऊं। जब ये सोच रही थी तभी अचानक उन्हें ध्यान आता है कि क्यों ना उसे यहीं सोफे पर ही सुला दिया जाए और धीरे से उठाकर किया को एक साइड से सोफे पर लेटाती हैं। फिर धीरे से उसके पैरों को भी ऊपर कर देती हैं और एक ब्लैंकेट लाकर ओढ़ा देती हैं। एसी का टेम्परेचर सेट करती है और प्यार से उसके माथे पर किस करके वह बाहर चली जाती है। इस वक्त सोते होते हुए उनकी बेटी बहुत ही प्यारी लग रही थी, किसी एंजल की तरह। वह आराम से दरवाजे को बंद करती हैं और नीचे चली जाती है। नहीं किया इस वक्त सुकून की नींद सो रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कितने जन्मों से वह सोई नहीं है और सच पिछले कई दिनों से वह लगातार काम कर रही है। कहीं 1 घंटे की नींद तो कभी 2 घंटे की नींद, इसी तरह उस वक्त काम चल रहा था। लेकिन जब आज अपनी माँ का प्यार भरा स्पर्श उसको मिला तो आराम से सुकून की नींद सो गई थी। दूसरी तरफ अमायरा को हम लोग देखते हैं। अमायरा इस समय अपने माँ पापा के कहने पर अपना पूरा गेटअप चेंज करके अपने भाई अक्षत से मिलने के लिए हॉस्पिटल गई हुई थी। वह जैसे ही अपने भाई के रूम में पहुंचती है तो देखती है वहां पर उसके पापा और उसका अपना भाई बैठा हुआ था। लोग अमायरा को देखते हैं तो अंदर आने के लिए कहते हैं, क्योंकि अमायरा अभी इस वक्त बाहर दरवाजे पर खड़ी होकर इन लोगों को देख रही थी। तभी अमन अमायरा को देखकर इतना ज्यादा नाराज हो जाता है कि उसका मन कर रहा था कि वह अमायरा को अभी यहीं जोर से डांटे, क्योंकि इतने दिन हो गए थे और अमन को अच्छे से पता था कि यह लड़की बाहर एंजॉय कर रही थी पर अपने भाई को एक बार भी देखने नहीं आई। और जब पैसे लेने की बात होती है तो बिन बुलाए ही सबसे पहले पहुंच जाती है। जब राजेंद्र जी अमायरा को देखते हैं तो कहते हैं कि बच्चा आओ यहाँ पर बैठ जाओ। उन्हें अमरा से बिल्कुल भी कोई शिकायत नहीं थी। अमायरा भी उनकी बातों को सुनकर वह जाती है।
उन्हीं के पास में बैठ जाती है। वह अक्षत को देखती। अक्षत की कंडीशन देखकर अमायरा को भी थोड़ा बुरा लगता है। वाकई में उसके भाई की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी। उसे पहले ही आना चाहिए था, पर वह नहीं आई तो अब वो कुछ नहीं कर सकती थी। वहीं इस समय अमन घूर घूर कर अमायरा को देख रहा था। क्या ये लड़की सच में इतनी बड़ी पागल है? उसे तो भरोसा ही नहीं हो रहा था और वह कुछ कर भी नहीं सकता था। वही अमायरा चुपचाप खामोशी से वहां बैठी थी। तभी अमन अमायरा से कहता है कि भाई के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, तुम अभी तक कहाँ थी? क्या तुम्हें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी? अमायरा अपना मुंह बनाते हुए कहती हैं, अरे नहीं भाई, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अगर जानकारी होती तो मैं पहले ही आ जाती। तो मुझे तो माँ ने बताया, तब जैसे ही मुझे पता चला तो मैं भागते हुए यहाँ आ गई। तब जाकर अमन को समझ आया कि अमायरा यहाँ अपने से नहीं बल्कि माँ के कहने पर आई होगी। इस वक्त अमन को बहुत ज्यादा ही गुस्सा आ रहा था। उसने अब अच्छी तरह से अपना मन बना लिया था कि अब वो खर्चे के लिए अमायरा को बिल्कुल भी पैसे नहीं देगा। जब वह इतने बुरे वक्त में अपने भाइयों को एक बार देखने भी नहीं आ सकती है तो वह अब उसके खर्च बिल्कुल भी नहीं उठाएगी और मेक श्योर करेगा कि अक्षत भाई के ठीक हो जाने पर वह उन्हें भी मना कर देगा। वहीं जहां एक और वह अमायरा के बारे में ये सोच रहा था, वहीं दूसरी और वह किया के बारे में सोचता है, जो बहन होने का फर्ज सबसे पहले निभाती है। अक्षत के सबसे बुरे वक्त में सबसे पहले वही थी जो उसके पास पहुंची, वरना आज तो अक्षत जिंदा ही ना होता। अभी भी अक्षत जो सर्वाइव कर रहा था वो भी उसी की देन है, वरना किसी तरह उसे वहां से तो बचा के हॉस्पिटल लाया जाता। फिर भी उसकी सांसें नहीं बचाई जा सकती थी जैसी उसकी कंडीशन थी। वह इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क देख रहा था। दोनों तो बहनें ही थी। जितने लाड प्यार से अमायरा पली बड़ी थी, उतने ही दुख दर्द में किया पली बड़ी थी, पर दोनों में इतना ज्यादा फर्क था। अमन का तो इस वक्त मन कर रहा था कि वह अमायरा को यहाँ से धक्के मार के बाहर निकाल दे। आखिर में यहाँ उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। लेकिन जैसे ही वह कुछ बोलने वाला था, तभी राजेंद्र जी अमायरा से बोलते हैं कि और बेटा, तुम्हारा कॉलेज कैसे चल रहा है? वही उनकी बातों को सुनकर हमारा बोलती है कि ठीक ही चल रहा है बड़े पापा। तब राजेंद्र जी पूछते हैं कि बेटा, इस वक्त तुम कहाँ हो? घर पर रहती हो या हॉस्टल में रहती हो? उनकी बातों को सुनकर हमारा को इस वक्त उन पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। क्या वही नहीं थे जिन्होंने उसे घर से बाहर कर दिया था? क्या इनकी वजह से वो इतनी अच्छी लग्जरियस लाइफ को छोड़कर अपने मम्मी पापा के साथ गई है? अब इस बेवकूफ लड़की को कौन समझाए कि गलती भी तो उसी की थी, वरना उसे घर से क्यों निकाला जाता? अगर उसने अपनी हद पार ना की होती तो वह लोग उसके साथ ऐसा क्यों करते? लेकिन अमायरा तो बस उन्हें एक तक देखे जा रही थी। उसके इंटेंशन समझकर अमन बोलता है कि अमायरा, अगर तुम यहाँ भाई को देख चुकी हो तो भाई यहाँ डिस्टर्ब होंगे। वह समझ चुका था कि अमायरा के मन में इस समय क्या चल रहा था। वैसे भी और अमायरा को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। ना तो उसे अपने से बड़ों से बात करने की तमीज थी और ना ही उसे अपने से बड़ों रिस्पेक्ट देना आता था। इसके बाद अमायरा तुरंत ही उठ जाती है। वैसे भी उसे यहाँ ज्यादा देर रुकने का मन क्यों होगा? वह तो यहाँ थोड़ी देर में ही एकदम पक गई थी। उसे तो बस कैसे भी करके अपना ये टास्क पूरा करना था, वरना उसने ऐसा नहीं किया तो उसके पापा उसे इस महीने की पॉकेट मनी नहीं देंगे, और अगर उसे पॉकेट मनी नहीं मिलती तो वह एंजॉय कैसे करती? और फिर जब उसका ये भाई ठीक हो जाएगा तो वह उससे कैसे पैसे लेगी? अगर वह देखने ही नहीं आएगी तो? यही सब सोचते हुए हमारे वहां से तुरंत ही निकल जाती है। जैसे ही अमायरा वहां से निकलती है, अमन को थोड़ा रिलीफ फील होता है, क्योंकि वह उस बकवास लड़की को देखकर थक चुका था। वहीं अक्षत को अभी कुछ भी नहीं पता था और वो सोया हुआ था। तभी अक्षत की नींद खुलती है। जैसे ही उठता है तो अमन जल्दी से उसके पास जाता है और पूछता है, भाई क्या हुआ? क्या आपको कहीं तकलीफ हो रही है? उसकी बात को सुनकर अक्षत बोलता है कि नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वही अक्षत अमन से कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें ऑफिस नहीं जाना है? तो अमन बोलता है, भाई बस जाने वाला था, मैंने सोचा एक बार आपसे मिल लेता हूँ। उसकी बातों को सुनकर अक्षत अपना सर हिलाता है और कहता है कि वैसे अब मैं ठीक हूँ, तुम ऑफिस के लिए जा सकते हो। अमन भी कहता है कि ठीक है भाई, मैं अभी चला जाऊंगा, अभी थोड़ी देर ही बैठ जाता हूँ, आपको ही अच्छा लगेगा हमसे बातें करके। तो अक्षत मान जाता है।
राजेंद्र जी पूछते हैं कि बेटा कैसा फील कर रहे हो, क्या तुम्हारे शरीर में दर्द हो रहा है। अक्षत कहता है कि नहीं डैड, अभी मैंने कुछ देर पहले ही दवाई ले ली थी, इस वजह से अब मुझे कहीं दर्द नहीं हो रहा है। ये सुनकर वह भी रिलैक्स हो जाते हैं और करते हैं कि ठीक है बेटा, मैं भी थोड़ा देर यहाँ तुम्हारे साथ रहता हूँ, फिर ऑफिस जाऊंगा। उनकी बातों को सुनकर अक्षत कहता है कि ठीक है गाइस, वैसे अगर मेरी आंखें ठीक होती तो मुझे भी अपने ऑफिस के थोड़े बहुत काम करने का मौका मिल जाता। ये सुनकर उसके फादर और अमन के चेहरे पर निराशा आ जाती है। सच ही तो कह रहा है, हमेशा काम में व्यस्त होने वाला इंसान आज बिस्तर पर पड़ा है और उसकी कंडीशन ऐसी है कि वह एक बार भी अपने ऑफिस का वर्क चेक नहीं कर सकता है। अब उनके पास कहने को कुछ नहीं था। रूम में पूरी तरह से सन्नाटा छा जाता है। तब जाकर अक्षत को महसूस होता है कि शायद उसने कुछ गलत कह दिया। तभी थोड़ी देर बाद वहां डॉक्टर आता है और वहां अक्षत को चेक करने लगता है और अक्षत से पूछता है सर आप कैसा फील कर रहे हैं। वह बोलता है कि अब मैं पहले से बेटर फील कर रहा हूं। वह भी पूरी तरह से अक्षत को चेक करता है। एग्जामिन करने के बाद वह कुछ मैसेज टाइप कर किया को सेंड कर देता है। किया ने पहले ही सबको वार्न कर दिया था कि जितनी बार भी अक्षत को चेक किया जाएगा, उसकी रिपोर्ट उसे तुरंत ही बताई जाएगी। वह अपने भाई के लिए कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी। वहीं उसकी बातों को सुनकर डॉक्टर बिल्कुल भी लापरवाही नहीं कर सकता था। इसलिए वह जब भी अक्षत को चेक करता तो उसकी कंडीशन तुरंत ही किया को रिपोर्ट कर देता था। जैसे ही किया के मोबाइल में मैसेज आता है तो तुरंत ही उठ जाती है, क्योंकि इस वक्त किया को सोए हुए 2 घंटे हो चुके थे। प्रिया अपना फोन उठाकर चेक करती है तो अक्षत की कंडीशन के बारे में जानकर थोड़ा रिलैक्स हो जाती है। अभी भी उसके पास मौका है, वह जल्दी से जल्दी मेडिसिन बना लेगी। यही सब सोचकर वह अपने बेड से उतरती है और तुरंत ही वॉशरूम में फ्रेश होने जाती है और कुछ ही देर में ड्रेस चेंज करके वह नीचे आ जाती है। जैसे ही वह नीचे आती है तो राश्री जी वहां लिविंग हॉल में बैठी हुई थी और जैसे ही किया को देखती है तो पूछती है कि बेटा तुम कहीं जा रही हो। किया बोलती है कि हाँ माँ, मुझे जाना होगा, मुझे अभी थोड़ा अक्षत भाई के पास जाना है और उनकी कंडीशन चेक करनी है, फिर उसके बाद मुझे अपना काम भी करना है। वैसे माँ मैं बता दूं कि मैं 2 दिन बाद आउट ऑफ कंट्री रहूंगी। उसकी बातों को सुनकर उनकी मां समझ जाती है कि यह किस लिए है, क्योंकि उन्हें भी इस बारे में पता होता है। तो वह कहती है कि ठीक है। किया अपनी मां से कुछ नहीं छुपना चाहती थी, क्योंकि पिछली बार जब वो चली गई थी तो उसकी मां की रो रो कर हालत ही बुरी हो गई थी। वह बोलती है कि मैं चाहती हूं कि आप किसी को इस बारे में ना बताएं। उसकी बातों को सुनकर एक बार के लिए राजश्री जी खामोश हो जाती है और वो पूछती है कि बेटा ऐसा क्यों कह रही हो। तो वह कहती है कि बस माँ इस यूं ही, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से भाई और पापा परेशान हो। मैंने आपको इसलिए बता दिया है कि आप बहुत ज्यादा रोने लगती है। उसकी बातों को सुनकर रास्त्री जी हंसने लगती है और कहती है कि बेटा मैं रोने नहीं लगती हूँ, मुझे तुम्हारी टेंशन हो जाती है। इतनी मेहनतों के बाद तो अब जाकर मिली हो, तो मैं नहीं चाहती कि कुछ हो जाए और तुम फिर से हमसे बिछड़ जाओ। इस वजह से मुझे डर लग जाता है। उनकी बातों सुनकर किया मुस्कुरा देती है और कहती है इसीलिए तो माँ मैं आपको बताकर जा रही हूँ। वह प्यार से किया के सर पर हाथ फटिली है। वह करती है कि अगर थोड़ा भी खतरा महसूस हो तो अपने भाइयों से जरूर कांटेक्ट कर लेना और वह लोग तुम्हारी पूरी हेल्प करेंगे। वह कहती है कि माँ डोंट वरी, आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, ऐसा वहाँ कुछ भी नहीं होने वाला है। वह अपनी माँ को झूठी तसल्ली दे रही थी, लेकिन वह भूल गई थी कि उसकी माँ भी अपने समय की एक बिजनेस वुमेन थी और उन्हें अच्छे से पता था कि इस राह में कितनी कठिनाइयां है, ये कितने सारे दुश्मन है। वहीं पिया अपनी माँ का बाय करके घर से निकल जाती है। वह इस समय तुरंत ही हॉस्पिटल जाना चाहती थी, से अक्षत से मिलकर फिर अपना काम आराम से कर सके। वह तुरंत ही रूहानी को फोन लगाती है और उसे मिलने को कहती है। उसकी बातों को सुनकर रूरानी तुरंत ही हॉस्पिटल आ जाती है। जैसे ही किया हॉस्पिटल पहुंचती है तो देखती है रूहानी उसका इंतजार कर रही थी। तो दोस्तों अब आगे क्या होने वाला है, किया और रूहानी अब आगे क्या करने वाली हैं,
चलिए जानने के लिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। दोस्तों, मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए एक नई स्टोरी। मुझे उम्मीद है कि यह स्टोरी आपको बहुत ही पसंद आएगी। स्टोरी का नाम है रिवर्स एंड रिवेंज। डेंजरस माफिया गर्ल का स्टोरी है मासूम सी लड़की चाहत की जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और मासूम है। उसकी खूबसूरती ऐसी है कि जो भी उसे एक बार देखे तो देखता ही रह जाए। समय पहले अनाथालय से उसके परिवार वाले उसे अपने घर लाते हैं और यहीं से उसके दर्द की दास्तान शुरू होती है। वह उसे अपने घर तो लाते हैं पर उसे बेटी की तरह नहीं मानते हैं। वही उसकी जगह पर उन्होंने एक लड़की गोद ले रखी थी जिसे वह अपनी बेटी से भी ज्यादा प्यार करते थे। धीरे धीरे वह लोग उसके साथ बहुत ही खराब व्यवहार करने लगे थे और अपनी होली हुई बेटी के बहकावे में आकर उसे हमेशा ही टॉर्चर करते थे। वहीं उसके सगे भाई जो उसे अपनी बहन ही नहीं मानते थे उसे हर वक्त टॉर्चर किया करते थे और वह माँ बाप जिनकी वह बायोलॉजिकल बेटी थी वह भी उसे अपनी बेटी नहीं मानते थे। वह भी उसे टॉर्चर करने में कोई कमी नहीं छोड़ते थे। लेकिन हद तो उसे दिन होती है जब वह गोद ली हुई लड़की उसे बहुत ही बेरहमी के साथ उसे जान से मार डालती है। वह उसे इतनी दर्दनाक मौत देता है कि भगवान को भी उसे पर तरस आ जाता है और वह उसे दोबारा मौका देते हैं अपनी जिंदगी को सुधारने का। और फिर वह अपने समय से 2 साल पीछे फिर से अपनी लाइफ में लौट आई है। लेकिन इस बार वह कोई मासूम सी बेबी लड़की बनकर नहीं आई थी बल्कि इस बार वह चट्टान से भी कठोर हौसला लेकर आई थी। वह खुद को काबिल बनने के लिए बहुत कठिन मेहनत करती है और फिर जब वह अपने दुश्मनों के सामने आती है तो वह एक बहुत बड़ी माफिया डॉन बनाकर लौटी है। और अब शुरू होता है उसके बदले का सिलसिला। वह चुन चुन कर एक एक से बदला लेने वाली है। इस बार वह किसी को माफ नहीं करेगी चाहे क्यों ना उसके सामने उसका बायोलॉजिकल भैया उसके माता पिता ही हो। और अपने हर दर्द का हिसाब करेगी अपने उसे प्यार से जिसे वह बेइंतहा मोहब्बत करती थी। लेकिन बदले में उसने उसे मौत दी। लेकिन तभी उसकी जिंदगी में दस्तक होती है एक खतरनाक माफिया डॉन की जो लड़कियों से बेइंतहा नफरत करता है जिसे लड़कियों के नाम से भी चिढ़ मचती है। ये है हमारे स्टोरी के हीरो आदित्य जिनकी जिंदगी में अचानक से एंट्री होती है हमारी हीरोइन चाहत की। और फिर वह ऐसे दीवाने हो जाते हैं हमारी हीरोइन के कि वह उसका नशा उसका जुनून और उसकी जिंदगी बन जाती है। वह कैसे हासिल करेंगे हमारी माफिया क्वीन को जानने के लिए पूरी स्टोरी को जरूर सुने। हमारी स्टोरी धोखा और बदला खतरनाक माफिया गर्ल का एपिसोड 268 किया का अक्षत को लंच कराना। दोस्तों, अभी तक आपने पिछले एपिसोड में सुना कि अक्षत को देखने के लिए अमायरा जाती है पर वह वहां बिल्कुल भी नहीं रुकती है और तुरंत ही वहां से निकल जाती है क्योंकि उसे अक्षत की तबीयत से कुछ भी लेना देना नहीं था। वो तो बस अपना कोटा पूर्ति करने आई थी। अब आगे किया जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचती है तो उसके पापा और अमन अभी वहां बैठे हुए थे। किया रूम के अंदर एंटर करती है और वह जाकर अक्षत को अच्छे से चेक करती है। जब अक्षत किया का इस वर्ष महसूस करता है तो वह खुश हो जाता है कि उसकी बहन इतना ज्यादा व्यस्त होने के बावजूद उसके लिए टाइम निकाल कर आई है। इस समय उसके के होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट थी। यह मुस्कुराहट उसके पापा और उसका भाई भी देख सकता था। आखिर में किया जहां पहुंचती थी वहां सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती थी। वो इतनी प्यारी थी। वहीं अक्षत पूछता है क्या किया तुम थोड़ी देर यहाँ रुकने वाली हो। अपनी भाई की बातों को समझ जाती है। वह कहती है कि हाँ भाई मैं बस थोड़ी देर रुक पाऊंगी क्योंकि मेरे पास बहुत सारा काम है। मैं ज्यादा देर नहीं रुक पाऊंगी पर मैं आपके पास थोड़ी देर जरूर रुक सकती हूँ। उसकी बातों को सुनकर अक्षत को बहुत ही अच्छा लगता है। वह अच्छे से समझ चुका था कि उसकी बहन उसके बिना बोले ही उसके दिल की बात समझ चुकी है। वैसे भी अक्षत को भी अपने बारे में सब कुछ पता था और यह भी पता था कि यह इस समय बहुत ज्यादा व्यस्त है क्योंकि अमन ने उसे सब कुछ बता दिया था। अक्षत को बहुत ही अच्छा लग रहा था कि वह अपनी बहन के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर पाएगा। भले ही वह देख नहीं सकता है पर अपनी बहन को महसूस तो कर सकता है। वहीं रूहानी को देखकर राजेंद्र जी बोलते हैं कि बच्चा तुम कैसी हो, तुम ठीक हो और तुम्हारे दादाजी कैसे हैं। बताती है कि अंकल दादाजी बिल्कुल ठीक हैं। राजेंद्र जी बोलते हैं कि बेटा तुम अकेले रहती हो, क्यों ना तुम आकर हमारे साथ ही रह जाओ। उनकी बातों को सुनकर रूहानी आश्चर्य से उनकी ओर देखने लगती है। राजेंद्र जी यह बात उनसे बहुत दिनों से बोलना चाहते थे क्योंकि वह इतनी ज्यादा प्यारी थी और उनके दोस्त दादाजी के दोस्त की पोती थी जिस वजह से वह उन्हें अपने घर पे रखना चाहते थे और वह अक्षत का इतना ज्यादा ख्याल रखती थी तो उनका भी तो फर्ज बनता है कि इसका ख्याल रखें। लेकिन रूहानी उनसे साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि अंकल आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी हम लोग और भी दोस्त हैं, सब एक साथ ही होते हैं, इसलिए हमारे लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है।
किया हमारे लिए पूरी व्यवस्था कर रखी है। उसकी बात को सुनकर राजेंद्र जी खुश हो जाते हैं। उनकी बेटी सच में बहुत ही अच्छी है जो अपने दोस्तों का भी पूरा ख्याल रखती है। राजेंद्र जी मुस्कुराते हुए अपनी प्यारी बच्ची को देख रहे थे। वहीं पिया ध्यान से अक्षत को देख रही थी। अक्षत को इस तरह बेबस बिस्तर पर देखकर किया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो जल्दी से वो भी अपने भाई का ट्रीटमेंट करना चाहती थी। अक्षत प्यार से किया के हाथों को पकड़ता है और कहता है कि तुम बहुत ज्यादा काम करती हो इसलिए थक जाती होगी। अपने भाई की बात को सुनकर किया बोलती है, भाई मेरी आदत है, मैं इससे भी ज्यादा काम करती थी। किया की इस बात को सुनकर अक्षत बिल्कुल खामोश हो जाता है और सोचने लगता है कि वाकई में ऐसा ही तो कर रही है उसकी बहन। जिस कंडीशन में रहकर वह पली बड़ी है और यह मुकाम हासिल किया है तो उसने सच में कितनी मेहनत की होगी। तब तो अक्षत से कुछ बोलते ही नहीं बन रहा था। शायद किया के उन शब्दों ने अक्षत के मुंह पर ताला ही लगा दिया था। वह क्या बोले उसे तो समझ में नहीं आ रहा था। और जब इतनी परेशानियों के बाद उनकी बहन उनके परिवार में वापस आई थी तो वह कैसे के भाई थे जो उसे एक बार भी मिलने नहीं आए थे। यही सोचकर अक्षत को अपने आप से नफरत हो रही थी। आज उसकी बहन अगर ना होती तो शायद वो जिंदा भी ना होता और कल उसकी बहन ने आगे बढ़कर उसके जिंदगी पर आने वाले खतरे को खुद पर ले लिया था। वह अपनी सोच में डूबा था कि तभी किया की प्यारी सी आवाज उसके कानों पर पड़ती है, भाई क्या हुआ, क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है? अक्षत बोलता है, नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे आराम है। तो किया बोलती है, भाई जल्दी ही आपकी आंखें भी ठीक हो जाएगी, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ। अक्षत प्यार से किया के हाथों को अपने दोनों हाथों के बीच लेता है और कहता है कि बच्चा तुम आराम से करो, मुझे कोई जल्दी नहीं है। देखो मैं इसी बहाने में कितने दिनों से आराम कर रहा, वरना सबको मुझे सिखाया होती है कि मैं दिन भर काम करता रहता हूँ। अब देखो सच में मैं कितना आराम से पड़ा हूँ। अपने भाई की ऐसी बातें सुनकर किया समझ जाती है कि उसका भाई उसके लिए परेशान हो गया है। वह मुस्कुराते हुए अपने भाई से कहती है कि कोई बात नहीं भाई, आप अभी इसी तरह आराम करिएगा, लेकिन हम सबको देखते हुए मैं यही चाहती हूँ कि आप हमें देखते हुए आराम करें। उसकी बात को सुनकर अक्षत मुस्कुरा देता है और कहता है कि बिल्कुल सही मेरी बहन, मैं तुम्हें देखते हुए आराम करना चाहता हूँ। थोड़ी ही देर में नज अक्षत के लिए उसका लंच लेकर आती है। जब किया देखती है कि अभी अक्षत ने खाना नहीं खाया तो वह नज के हाथों से लंच को ले लेती है और अक्षत को बैठाने में सहारा देने लगती है और थोड़ी ही देर में अक्षत को सहारा दे उसे वही उसके बेड पर बैठा देती है और खुद ही उसके सामने जाकर बैठ जाती है और प्यार से अपने हाथों से उसे खाना खिलाने लगती है। वही जब अक्षत महसूस करता है कि उसे किया खाना खिला रही है तो उसे बहुत ही अच्छा लगता है, जहां उसे यहाँ का खाना अच्छा नहीं लगता था जिसे वो हमेशा ही इग्नोर किया करता था और आज वह प्यार से अपनी बहन के हाथों से खाए जा रहा था। उसे तो बिल्कुल ही अंदाजा नहीं था कि वो अब पूरा खाना खा चुका है और जब पूरा खाना खत्म हो जाता है तो अच्छा फिर से अपना मुंह खोल देता है। इसे देखकर किया को हंसी आ जाती है और कहती है कि भाई आपको और भूख लगी है? तो उसकी बातों को सुनकर अक्षत ना में अपना सर हिला देता है तो किया बोलती है कि फिर आप अपना मुंह क्यों खोल रहे हैं, खाना तो खत्म हो चुका है। उसकी बातों को सुनकर अचानक उसे महसूस होता है कि सच में उसने पूरा खाना खत्म कर लिया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने इतनी जल्दी पूरा खाना खा लिया। वही जब अमन और उसके पापा अपनी बेटी की तरफ देखते हैं तो वह मुस्कुराने लगते हैं। सच में आज अक्षत ने बिना किसी बहाने के पूरा खाना खत्म कर लिया था। उन्हें पता था कि यह सब उनकी बेटी के हाथों पर जादू है। तभी अक्षत बेचारा किया की बातों को सुनकर शर्मा गया था और वह चुपचाप अपना सर नीचे कर लेता है। किया हंसने लगती है और कहती है कि भाई अगर आपको और भूख लगी है तो मैं आपको और खाना खिला सकती हूँ। उसकी बातों को सुनकर अक्षत जल्दी जल्दी ना में अपना सर हिलाता है और कहता है कि वाकई में मैंने आज बहुत खाना खा लिया है, रोज मैं खाना नहीं खा पाता था। तो किया समझ जाती है कि उसके भाई के कहने का क्या मतलब है। वह हंसते हुए कहती है कि ठीक है भाई, अगर आप मेरे हाथों से ज्यादा खाना खा सकते हैं तो मैं रोज आपको खाना खिला दिया करूंगी। उसकी बातों को सुनकर अक्षत के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है, पर वह अपने बहन को बिल्कुल भी परेशान नहीं कर सकता था। इसलिए वह क्या मना करते हुए, नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम अपना काम देखो, मैं अब से डेली खाना खा लिया करूंगा, इसके लिए तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना।
अक्षत को भी अच्छे से पता था कि उसके पास इतना टाइम नहीं होगा, मैं अपने को खाना खिलाने के लिए उससे और अधिक मेहनत नहीं कर सकता। अच्छा, बोलता है कि तुम कभी कभी मुझसे मिलने आ जाया करो, बस इतना ही मेरे लिए काफी है। इतना बोलकर वह मुस्कुराने लगता है। अपने भाई की बातों को सुनकर किया भी कुछ नहीं बोली, अपने भाई को मुस्कुराता हुआ देखकर खुश हो जाती है और वहां प्यार से अपने भाई को फिर से उसकी जगह पर लेटा देती है और कहती है कि भाई आप रेस्ट करिए, अब मुझे जाना होगा क्योंकि मेरे पास बहुत सारा काम है। अक्षत सोचने लगता है कि उसकी बहन की तो कितनी सारी आइडेंटिटी है, तो उसके पास कितने सारे काम होंगे, हम लोगों के पास तो कुछ ही काम होते हैं, फिर भी हम बिल्कुल भी फ्री नहीं पाते हैं, तो उसकी बहन के पास तो ऐसे कई काम थे जिससे वो पता नहीं कभी फ्री पाती भी होगी कि नहीं। इस वक्त अक्षत को अपनी बहन के लिए बहुत ही ज्यादा चिंता हो रही थी, पर वह उसकी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता था। उसने सोच लिया था कि वह ठीक हो जाएगा तो अपनी बहन के कुछ काम में जरूर उसकी हेल्प करेगा, अगर वो चाहेगी तो वही। अक्षत उसे प्यार से बाय कर देता है। राजेंद्र जी और अमन भी के साथ ही निकल जाते हैं क्योंकि अब उनके भी जाने का टाइम हो चुका था और तीनों एक साथ बाहर आते हैं। तभी अमन किया से बोलता है, चलो सिस्टर मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। पर किया बोलती है कि भाई आप आराम से चले जाएं, मैं चली जाऊंगी। पर अमन अब उसकी एक भी सुनने वाला नहीं था। वह तो अपनी बहन के साथ थोड़ा सा वक्त गुजारना चाहता था। वह तुरंत ही प्रिया को अपने साथ अपनी गाड़ी में खींच लेता है और करता है कि मैंने सोचा है अभी मेरी बात तो आपको माननी पड़ेगी। किया अपने भाई को जिद करता देखकर कुछ नहीं बोल पाती है और वह चुपचाप आकर अपने भाई के साथ बैठ जाती है। थोड़ी देर में उनकी गाड़ी किया के ऑफिस की तरफ जा रही थी। अमन किया से पूछता है कि सिस्टर तुम आगे क्या करने वाली हो। किया उसे बताती है कि आने वाले इस हफ्ते में रेस होने वाली थी जिसके बारे में अमन को भी पूरी जानकारी थी। तो कहता है कि क्या तुम वहां जाने वाली हो। तो कहती है कि हाँ, मैंने विवान का वादा किया था तो मुझे उसे ले जाना होगा। अमन को नहीं पता था कि यह इस कर रेस में भाग लेने रही है। वह तो बस इतना ही जानता था कि विवान को वह रेस दिखाने के लिए जा रही है। तो उन्हें भी कहता है कि ठीक है, तुम विवान को लेकर वहां चली जाओ और उसे दिखा दो। वह उसके लिए बिल्कुल ही पागल और दीवाना है। अगर वो नहीं देखेगा तो वह ठीक से खाना भी नहीं खाएगा। उसकी बातों को सुनकर कहती है कि सच कह रहे हो भाई, फिर आज का पूरा वाकया वह उसे बता देती है। इसकी बातों को सुनकर अब अमन भी पूछने लगता है और कहता है कि सच में वह बहुत बड़ा पागल है। ठीक बातें करते हुए किया का ऑफिस आ जाता है। वह तुरंत ही अमन को बाय करती है और अपने ऑफिस में चली जाती है। वह अपने बनाए पर्सनल लिफ्ट से सीधा अपने केबिन में जाती है, जहां पहले से ही उसका सेक्रेटरी वहां इंतजार कर रहा था। वह उसे देखते हुए पूछती है कि क्या जितना काम मैंने तुम्हें दिया था वह हो चुका है, और उसे बोलता है कि मैडम आपने जो काम दिया था वो पूरा हो चुका है। तो प्रिया उसे आगे का काम समझा देती है और उसे करने को कहती है और फिर वहां से जाने को बोल देती है। वह भी तुरंत वहां से निकल जाता है। तब किया ऑफिस में बैठकर जल्दी जल्दी अपना काम करने लगती है। इधर दूसरी तरफ मिया, ईसा और आयु से ये तीनों एक नंबर की ठरकी लड़कियां हैं। वह लोग तो पहले ही अपना काम खत्म करके एंजॉय करने के लिए प्लान बनाना शुरू कर चुकी होती हैं। निया कहती है कि यार देखो हमने कितना बड़ा काम कर लिया है, अब हमें इसके लिए एक पार्टी बनती ही है। उसकी बातों को सुनकर आयुषी बोलते हैं कि हाँ तो ठीक कह रही है, वैसे भी कितना वक्त बीत गया है हॉट हॉट बंदों को देखे हुए, हम लोग आज चले और वहां पर थोड़ा सा एंजॉय करें। उसकी बातों को सुनकर तीनों राजी हो जाती हैं। वहां जाने के लिए ये लोग क्लब जाने की बातें कर रही होती हैं, लेकिन तभी निया रहती है कि हाँ जाने से पहले ध्यान रखना कि कहीं डेविल को इस बारे में पता ना चल जाए, वरना वह हमें छोड़ेगी नहीं। उसकी बातों को सुनकर आयुषी बड़े ही शांति के साथ बोलती है कि अरे यार उसे डेविल की बात छोड़ो, वह तो इस समय अपने काम में इतनी ज्यादा व्यस्त है कि उसे तो हमारे बारे में कोई जानकारी नहीं होगी, अभी उसे कौन बताएं यार। किया चाहे जितनी भी व्यस्त हो और उसे अपने दोस्तों की पूरी जानकारी होती है। जैसे ही शाम होती है तो वह लोग पार्टी के लिए निकल जाती है। जैसे ही वह पहुंचती है तो सीधा काउंटर पर जाती है और वेटर से कहती है लिंक चलाने के लिए। तभी आयुषी और निया में बहस होना शुरू हो जाता है। जब ईसा पूछती है कि तुम दोनों क्यों बहस कर रही हो, तो वह कहती है कि देखो मैं कब से इसे टकीला लाने को कह रही हूं, लेकिन ये लड़की मानती ही नहीं। तो वह कहती है कि चलो कोई बात नहीं,
हम तीनों ही एक एक साथ मारते हैं। तो ये सुनकर वह भी तैयार हो जाती है और फिर एक बार जब वह लोग शुरू करते हैं तो उनका मन ही नहीं करता उसे छोड़ने का और वह एक साथ 4 से 5 साथ मार देती है और वह साथ के साथ अब शुरू हो जाती है। थोड़ी ही देर में वह बिल्कुल टल्ली हो जाती है और जब वह टल्ली हो गई है तो फिर उन्हें रोकने वाला कौन था। थोड़ी ही देर में वह इस साइड देखती है, यहाँ पर लड़के और लड़कियां डांस कर रहे थे। तो आयुष निया को खींचते हुए बोलती है, चल यहाँ हम भी थोड़ा डांस करते हैं और लड़के धक्के लगाते हैं। इसकी बात को सुनकर वह तीनों लड़कियां उस ओर चल देती है और फिर स्टेज पर जाकर धमाकेदार डांस करना शुरू कर देती है। जैसे ही उनका डांस शुरू होता है वाला अपना अचानक से सॉन्ग चेंज करता है और तभी एक मस्त गाने की धुन उनके कानों में सुनाई पड़ती है। डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दो। अब मियाँ जोर जोर से चिल्लाकर गाने लगती है, गाना जो बजाएगा तो आएगा मजा। तीनों लड़कियां पूरी तरह से टल्ली होकर खुद में डूब गई थी, उन्हें अपने आसपास का कोई होश नहीं था। तभी वहां ओम और शिवाय की भी एंट्री हो जाती है। वही लोग जैसे ही काउंटर पर जाते हैं तो अपने लिए ड्रिंक ऑर्डर करते हैं और फिर उस ओर मुंह करके बैठ जाते हैं। जिस तरह सभी लोग डांस कर रहे थे और अचानक से उनकी नज़र मियाँ पर पड़ती है तो वह देखकर उसकी आंखें भी बड़ी हो जाती है और उसे देखते ही बोलता है कि डायन कहीं की, यहाँ आकर देखो कैसे लटके झटके मार रही है और लड़कों के साथ कैसे चिपक कर डांस कर रही है और मैं बेचारा उसके गम में ऐसा मारा जा रहा था कि मुझे बड़ा दीवाना और कोई ना हो इस दुनिया में, और इसने एक बार भी मुझे ये बताना जरूरी नहीं समझा। अगर यह बता देती तो छोटी हो जाती, क्या इसके साथ आकर थोड़ा एंजॉय कर लेता। तभी वह निया को देखा है वह कैसे अपने साथ लड़कों को बुलाकर डांस कर रही थी, उसकी तो मुठिया ही बंध जाती और जब मियाँ उसे चिपक कर डांस करना शुरू कर देती है तब तो वो उसे बर्दाश्त की हद हो जाती है, उसके अंदर तो आग लग जाती है। वह जल्दी से शिवाय को वहां छोड़ता है और भागते हुए उस ओर जाता है। शिवाय की नज़र भी अब उस पर पड़ चुकी थी, तो उसने देखा कि ओम जैसे गुस्से में तनतनाया हुआ चला जा रहा था। वह सोचता है कि कहीं ओम उसे मार ना दे। इतना सोचकर वो भी जल्दी से ओम के पीछे पीछे भागने लगता है। अब उस बेचारे को कौन समझाए, मारना तो दूर वह निया को छूकर भी बताए। उसकी निया अच्छी बैंड बजा देगी। वहीं जैसे ही ओम निया के पास पहुंचता है तो उसने हाथों को पकड़ के जोर से अपनी ओर खींचता है। उसने उसे इतनी जोर से खींचा था कि एक पल के लिए तो कुछ भी समझ नहीं पाती। ऐसा लगता है कि जैसे वो कहीं अचानक से गिर ना जाए। लेकिन जैसे ही उसे होश आता है तो जैसे ओम को पैरों पे एक लात मारती है। ओम बेचारा उसे समझ नहीं पाता और 2-3 कदम दूर जाता है। तभी निया गुस्से से उसकी तरफ देखती है कि कौन है बे, किसकी इतनी हिम्मत हुई जिसने मुझे टच करने की कोशिश की। उसकी बातों को सुनकर तो ओम का मुंह खुला का खुला रह जाता है। पर कौन ऐसी टपरी वाली लैंग्वेज को यूज करता है इतने लोगों के सामने, वो भी मियाँ तो पूरे नशे में थी। वह जाती है और ओम के बालों को जोर से पकड़कर खींचकर उसे दूर धक्का देती है और कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की। आयुषी और ईशा तो इस शो का पूरा मजा ले रही थी, ऐसा तो बीच बीच में तालियां भी बज रही थी जैसे मानव कोई मस्त शो उसके सामने हो रहा है और वह उसे खुलकर एंजॉय कर रही थी। अब जाकर उनको समझ में आता है कि यह तो पूरी तरह से टल्ला हो चुकी है, तो उसे बहुत ज्यादा हंसी आती है खुद पर ही कि वह इस पागल को नॉर्मल रहते हुए उसे तो संभाल ही नहीं सकता है, तो ऐसी हालत में कैसे संभालेगा। यानी उसने खुद से खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। वहीं मियाँ को रुकने वाली नहीं थी। वह बार बार ओम को गालियां दिए जा रही थी और स्लप किए जा रही थी। जब ओम थक जाता है तो मियाँ का हाथ पकड़कर उसके होठों पर अपना होठ रख देता है। जैसे ही गर्म होठों का एहसास मियाँ को होता है तो वह भी बिल्कुल शांत हो जाती है और अब अपनी आंखों को खोलकर और ठीक से देखती है। तो अरे यार, ये तो इसका पागल सा बेचारा सा हैंडसम सा उसका बॉयफ्रेंड था। इसके तो खुशी का ठिकाना नहीं होता है और वह जोर से ओम को पकड़कर किस करना शुरू कर देती है। वहीं ओम तो बिल्कुल ही हैरान हो जाता है क्योंकि यह पगली अभी तक तो मुझे मार रही थी और अब कैसे मुझ पर टूट पड़ी है। हे भगवान, आज तो मेरी इज्जत बड़ी ही बुरी तरह से लूटने वाली है। उसके मन में तो अब दूसरा सवाल चलने लगता है। वहीं मियाँ, अब वह उसे कौन रोके, तो वो रुकने वाली नहीं थी। उसे ऐसा करता देखकर आयुषी और उन तीनों की आंखें खुली की खुली रह जाती है। वह लोग उसे पकड़कर दूर करने लगती है।
तो मिया करती है कि अरे यार तुम लोग मुझे इससे दूर क्यों कर रही हो, मेरे प्यार की दुश्मन, तुम लोग यहाँ से चली जाओ। उसकी बात को सुनकर ईशा कहती है कि पागल लड़की, तू ये क्या कर रही है, तू किसी को भी पकड़कर इस तरह कैसे किस कर सकती है। तो निया कहती है कि पागल लड़की, मैं किसी को भी किस नहीं कर रही हूँ, ये तो मेरा बॉयफ्रेंड है। उसकी बातों को सुनकर वह दोनों तो अपने मुंह में हाथ रख लेती है और कहती है क्या ये तेरा बॉयफ्रेंड है। तो वह बेचारा सा मुंह बनाकर उधर देखकर अपना सर हिला देती है और फिर से शुरू हो जाती है। अब बेचारे क्या करें, दोनों के दोनों बस इस बेशर्म लड़की को एक तक देखने लगते हैं। तभी वहां पर शिवाय आता है और वह ईशा को देखकर तो देखता ही रह जाता है। इस समय उसे ईशा पर बहुत ज्यादा हंसी आ रही थी और प्यार भी आ रहा था, क्योंकि वह जिस समय और निया को देख रहे थे ऐसा लग रहा था जैसे कोई दो इडियट उसे देख रहे हो। वह तुरंत ही ईशा को अपनी तरफ खींचता है और कहता है कि तुम ये सब क्या देख रही हो। इतना का करवा उसकी आंखों पर अपने हाथ रख देता है जैसे ही ऐसा उसकी और मूर्ति है। तो वह अपने सामने शिवाय को देखकर सभी मुस्कुराने लगती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ईशा शिवाय को पसंद करने लगी थी और वह उसके साथ फिर डांस करने के लिए चली जाती है। वह इस समय पूरी तरह से टल्ली थी, इसलिए बड़ी अजीब अजीब हरकत कर रही थी। वहीं शिवाय को वह आज बहुत फनी लग रही थी। शिवाय के होठों पर उसे देखकर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ आयुषी बेचारी अपने मन में इन दोनों को गालियां देने लगती है और कहती है कि जाओ जाओ धोखेबाज लड़कियों, तुम दोनों को मेरी बदुआ लगेगी और तुम्हारा बॉयफ्रेंड छोड़कर मेरे पास आ जाएगा। तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया है, तुम दोनों ने इस बेचारी लड़की के साथ चीट किया है और यहाँ आकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ लग गई, और मैं जैसी बेचारी की तो कोई परवाह ही करने वाला नहीं है। वह उन दोनों को दोनों तरफ से देख रही थी, क्योंकि वह बीच में थी, क्योंकि उसके एक साइड ओम और निया लगे हुए थे तो वहीं दूसरी साइड ईशा और शिवाय एक दूसरे के साथ डांस कर रहे थे और बेचारी आयु से बीच में अपने आप को अकेली, बेचारा और तन्हा महसूस कर रही थी। वह इस समय इन दोनों को भर भर के गालियां दे रही थी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है आगे क्या होने वाला है? क्या ईशा जब अपने होश में आएगी तो वह अपनी हरकत पर पछताएगी? इसका कैसा रिएक्शन होगा और क्या सच में शिवाय दिशा को प्यार करता है या फिर सिर्फ यह इसका अट्रैक्शन है? वही ओम और निया को अपनी ही दुनिया में रंग जाएंगे और बेचारी आयुषी, उसका क्या होगा? वह इन लोगों को इसी तरह देखती रहेगी कि गुस्से में उन्हें छोड़कर वहां से चली जाएगी या फिर आयुषी को भी कोई यहाँ मिल जाएगा? और दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड में हम जानेंगे किया किसे अपने साथ लेकर जाने वाली है। जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड सुनना बिल्कुल ना भूलिएगा। आप सभी को धन्यवाद।